हेलो स्टूडेंट्स। तो मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। तो आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दें। कल आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया और बेहतरीन आपने प्रदर्शन किया कल आप लोगों ने। तो आज हम लोग फिर से कुछ महत्वपूर्ण और बेहतर करंट अफेयर के साथ हम लोग उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरियाणा और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जितने भी भारत के लोक सेवा आयोग हैं और जून में होने वाले संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हम लोग लगातार इस सेशन को कर रहे हैं। तो लगातार अब सेशन को शेयर कर दें। सेशन पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अधिकतम जो नोटिफिकेशन हमारा है आप तक मिलता रहे। तो हम लोग चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर की ओर। पहला करंट अफेयर आज का है, इस बार गणतंत्र दिवस परेड में सेना की वर्दी और राइफल को प्रदर्शित किया जाएगा। इस बार पहली बार सेना की वर्दी को भी प्रदर्शित किया जाएगा और राइफल को भी प्रदर्शित किया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जब सेना की वर्दी और राइफल को प्रदर्शित किया जाएगा। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। उमेश कुमार तिवारी, श्वेता सिंह, उमा प्रियदर्शी, सरिता कुमारी, श्वेता कुमारी, जितने भी लोग जुड़े हैं सबको शुभकामनाएं, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। भाई सब लोग लगातार लग जाओ। मिशन डीएसपी, मिशन एसडीएम, इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस फॉर्मूले के साथ लग जाओ। नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है सुमंती, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली 10 मिनट आज मैं लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल चीजों को एडजस्ट करते करते टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, लगातार जुड़े रहें। बिना प्री इंफॉर्मेशन के क्लास कभी ऑफ नहीं होगा। लगातार क्लास होगी, इस बात को समझ लें। क्लास लगातार होगी, बिना प्री इंफॉर्मेशन के कोई क्लास बंद नहीं होगा। आपकी क्लास लगातार होती रहेगी। बस आप लोग लगातार सेशन को शेयर कर दें। जितने भी आपके चैनल्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फिर टेलीग्राम चैनल है, सभी ग्रुप्स में सभी लोगों के पास, सारे मित्रों के पास सेशन को शेयर कर दें ताकि कम से कम 1000-2000 लोग लगातार इस सेशन को देखें लाइव आकर के, ताकि अधिकतम लोगों तक फायदा पहुंच सके। तो ये उत्तर प्रदेश टीसीएस, मूलतः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आरओ और 12 जून हमारा टारगेट है और बीपीएससी 67 और सीडीपीओ मेरा मेन टारगेट है। ये 4 एग्जाम्स को मैं मेनली टारगेट कर रहा हूं, लेकिन इस तरीके से करंट अफेयर को मैंने अरेंज किया है जिससे कि आपका आने वाली जितनी भी परीक्षाएं है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग मार्च में होने वाला है, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश एसआई, इन सब का मेंस होने वाला है, एनटीपीसी मेंस होने वाला है। जो भी परीक्षाएं भारत में देंगे, इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। पूरे साल भर का करंट हम कराएंगे। सेशन के साथ लगातार जुड़े रहे, बिना प्री इंफॉर्मेशन के कोई क्लास ऑफ नहीं होगा। 10 मिनट 5 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका क्लास ऑफ नहीं होगा। 5 बजे मतलब 5 बजे आपका सेशन शुरू होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सेना की वर्दी और राइफल प्रदर्शित किया जाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में सेना के मार्च करने वाले दलों ने आजादी के बाद से भारतीय सेना की वर्दी और राइफल में आए बदलावों को प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब आजादी से बाद से लेकर आज तक सेना की वर्दी और राइफल में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो दिखाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सेना के 3 मार्चिंग दलों ने सेना के पिछले दशकों की वर्दी पहनकर उस समय की राइफलों के साथ परेड की। वहीं एक दल ने नई लड़ाकू वर्दी पहनकर नवीनतम टोवर राइफल प्रदर्शित किया। ये देखिए, यही इस बार के जो गणतंत्र दिवस परेड में सेना की वर्दी और राइफल को प्रदर्शित करने वाली जो टीम है, वो देखिए पूरा का पूरा मैंने चित्र भी आपके सामने ला दिया है कि किस तरीके से राइफल और सेना की वर्दी को प्रदर्शित किया गया है। अगले करंट अफेयर क्या है भाई, असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय को आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। आईएसओ प्रमाण पत्र का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा पूरे दुनिया के अलग अलग संस्थानों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके लिए अलग से सर्टिफिकेट जारी की जाती है, आईएसओ सर्टिफिकेट। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय को मिला है सर्टिफिकेट हाल ही में। ये देखिए प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया, जिससे अब यह विश्वविद्यालय विश्व पहचान के स्तर तक पहुंच जाएगा। अब इस विश्वविद्यालय को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगा। यही असम का डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, इसको मिल गया है विश्व पहचान। क्यों मिल गया भैया? आईएसओ प्रमाण पत्र मिल जाने के कारण। अगला करंट अफेयर है, नॉर्वे को ओस्लो में तालिबान और नॉर्वे के अधिकारियों के बीच बातचीत प्रारंभ हो गया है। इस बातचीत का उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति तथा तालिबानियों को मान्यता प्रदान करना है। लगातार सेशन से जुड़ जाए, सेशन को शेयर कर दें, मैक्सिमम लोगों तक सेशन को शेयर कर दें। एक से एक बेहतरीन करेंट, एक से एक नगीने, एक से एक डायमंड आज मैं लाया हूं।
बस आप लोग लगातार सेशन को शेयर कर दें अपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी चैनल्स हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, लिंक्स को शेयर कर दें। जो लिंक अभी गया है इस लिंक को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दें और लगातार सेशन के साथ जुड़ जाए। बेहतरीन करंट होने वाला है, एकदम एक से एक करंट होने वाला है। और इस महीने के करंट होने वाला, आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसको ध्यान में रखकर करंट अफेयर तैयार किया गया है। बस लगातार सेशन से जुड़ जाएं, लोगों को जोड़ते रहे। बेहतरीन सेशन होने वाला है। नॉर्वे के ओस्लो में, अभी ओस्लो आप जानते हैं नॉर्वे की राजधानी है, यहाँ तालिबान और नॉर्वे के अधिकारियों के बीच बातचीत आरंभ हो गया है। इस बातचीत का उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति तथा तालिबानियों को मान्यता प्रदान करना, अफगानिस्तान में शांति प्रदान करना तथा तालिबानियों को मान्यता प्रदान करना। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि तालिबानियों ने क्या किया है भाई, तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर पुराने लोकतांत्रिक सत्ता को खत्म करके खुद उस पर काबिज हो गए हैं। कई देशों ने इनके सरकार को मान्यता नहीं दी है। इसी उद्देश्य से अमेरिका के इशारे पर नॉर्वे के ओस्लो में नॉर्वे के अधिकारियों के साथ इनकी बातचीत चल रही है कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से तालिबानियों को अफगानिस्तान में शांति स्थापित किया जाए तथा तालिबानियों को मान्यता दी जाए। क्या किया जाए ताकि वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से शासन चले। इसके लिए ओस्लो में बैठक प्रारंभ हो गया है। ये देखिए ओस्लो के लिए रवाना हुए हैं। एयरपोर्ट का सीन है, तालिबानी नेता जो पहुंच रहे हैं ओस्लो बात करने के लिए कि भाई आप लोग ठीक है, जो पुरानी छवि है इसको सुधारिए और आप लोग एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कीजिए, पूरा दुनिया आपको सहयोग करेगा। अगर आप नॉर्वे की बात करते हैं तो नॉर्वे देखिए, यहाँ पर नॉर्वे है, नॉर्वे उसी के बगल में स्वीडन है, उसके बगल में आपका गल्फ ऑफ बोथेनिया है, नीचे आएगा तो बाल्टिक सी है। अगर आप देखें तो ये आपका ऊपर में कॉर्नर वाले पार्ट में अगर देखें तो गल्फ ऑफ बोथेनिया है और नीचे वाली बात करें तो यहाँ पर है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में यहाँ पर लिथुआनिया है, यहाँ पर लातविया है, यहाँ एस्टोनिया है। मैंने पिछले करंट अफेयर के डिस्कशन में बताया था, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया को बाल्टिक कंट्री कहते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सी के बगल में है। क्लियर है? ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, यहाँ आएंगे तो ये फिनलैंड है। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है। ये स्वीडन है, नॉर्वे है। सबसे ज्यादा एसिड रेन से प्रभावित कोई देश है तो फिनलैंड है। क्लियर है? यहीं पर डेनमार्क है, विश्व का दुग्धशाला, डेनमार्क को बोला जाता है विश्व का दुग्धशाला, मिल्क हाउस ऑफ वर्ल्ड। डेनमार्क को मिल्क हाउस ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी, डेनमार्क का कोपेनहेगन। इसे विश्व के मिल्क हाउस कहा जाता है। तो नॉर्वे, इसके बाउंड्री को कौन शेयर कर रहा है? स्वीडन। ये सब पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा मैंने जो घेराबंदी किया है, ये पूरा इलाका कहलाता है स्कैंडिनेविया। क्या कहलाता है? स्कैंडिनेविया, फिनलैंड तक। मतलब अगर आप इसको डिलीट कर दे, पूरा इसको समझ जाए, पूरा ठीक से समझें इसको अगर, तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप इलाका देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये जो आप इलाका देख रहे हो ना, ये पूरा फिनलैंड को मिलाते हुए ले जाओ, फिनलैंड को मिलाते हुए पूरा ऐसे ले जाओ घेरते हुए, ये पूरा का पूरा इलाका। इधर में आइसलैंड भी एक जगह, इधर में एक जगह आइसलैंड, इन सब को मिलाते हुए बोला जाता है स्कैंडिनेविया। इस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है स्कैंडिनेविया, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड सब शामिल होता है। इधर में लातविया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, जिसे बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। और बाल्टिक सी यहीं तक है, इसके ऊपर में बोथेनिया की खाड़ी है। क्लियर है? ये सब मैपिंग भी हम लोग साथ में कर ले रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, हमारा पूरा का पूरा एक साथ करंट के साथ साथ भूगोल भी हो जाए विश्व का। चलिए तुम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला करंट की बढ़ते हैं। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिया है। इन्होंने इस चैंपियनशिप को अपने ही देश के मालविका बंसोड़ को हराकर जीता है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप पीवी सिंधु ने जीता है। पहला तो करंट ये हो गया। किसको हराया है? हम वतन यानी कि अपने देश के ही मालविका बंसोड़ है, भारत के ही, ये भी बैडमिंटन खेलती हैं। इन्हीं को हराकर पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटनशिप जीत लिया है। ये देखिए पीवी सिंधु का पिक है। पीवी सिंधु ने इस बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन 2020 को टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इससे पहले 2016 में इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में, रियो ओलंपिक ब्राजील में 2016 में इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। यही मालविका बंसोड़ है। इनको हराकर इन्होंने क्या किया है? ये सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटनशिप जीत लिया है, इनको हराकर। चलिए अगला करंट पर बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन को प्रोत्साहन देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने
वन स्टॉप वेबसाइट, एक वेबसाइट है दिल्ली सरकार की, उसको लॉन्च किसने किया? वन स्टॉप वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया दिल्ली सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को दिल्ली में प्रोत्साहन दिया चल सके। दिल्ली में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर रोक लगा के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चलाने का दिल्ली सरकार का इरादा है। देखिए अभी हाल ही में दिल्ली के लुटियंस जोन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लुटियन जोन में इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर इन्होंने क्या किया है? रवाना किया है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये बस अभी फिलहाल लुटियन जोन में चलेगा। लुटियन जोन का मतलब पूरा जो रेस कोर्स से लेकर पूरा जो केंद्रीय सचिवालय और पूरा कनॉट प्लेस तक का इलाका है, वहीं पर ये बस अभी वर्तमान में चलाए जाएंगे। धीरे धीरे पूरे दिल्ली में इसको लॉन्च किया जाएगा। अगले करंट की ओर चलते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, आप जानते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करते हैं हम लोग। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1973-74 के तेल संकट के समय किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में स्विट्जरलैंड में है। इसने इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2022 जारी किया है। यह रिपोर्ट 2 वर्षों पर जारी की जाती है, प्रत्येक 2 साल पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। नाम है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2022। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2022 का फिगर है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत के इथेनॉल उपभोग के विषय में भी कहा है कि भारत 2026 तक विश्व का इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्या कहा है कि भारत 2026 तक इथेनॉल के उपभोक्ता के रूप में, इथेनॉल के कंज्यूमर के रूप में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इथेनॉल के यूज करने में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा 2026 तक। ये भी किसने कहा है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है। और मैं बता दूं भारत ने भी पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का जो प्रोग्राम है, एक योजना चलाया है मोदी सरकार ने पिछले साल 2021 में एक योजना चलाया है जिसका नाम है E100। E100 का मतलब होता है इथेनॉल 100। उसके तहत क्या है कि पेट्रोल में भी वर्तमान में 8% इथेनॉल मिलाया जाता है, लेकिन E100 जो प्लान है उसके तहत पेट्रोल में 25% तक इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो इसी के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी ने क्या कहा है कि भैया भारत 2026 तक इथेनॉल के यूज करने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इथेनॉल का उत्पादन मक्का से होता है। इथेनॉल के उत्पादन का भारत में सोर्स क्या है? मक्का। इसके अलावा भारत में इथेनॉल के उत्पादन का जो सोर्स है वह चावल का, जो धान का जो भूसा होता है, उससे भी इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी भी क्या किया है? द्विवर्षीय यानी 2 ईयर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट जनवरी 2022 में जारी किया है। स्थापना कब हुआ था? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1973-74 में तेल संकट के बाद किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आगे आते हैं अंतरराष्ट्रीय, यहाँ लिखा हुआ है देखिए स्विट्जरलैंड में, सॉरी पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में। इसका रीजनल हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, इसका रीजनल हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में और मेन हेडक्वार्टर का है पेरिस में है। स्थापना कब हुआ था? 73-74 में तेल संकट के बाद किया गया था स्थापना। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर का है पेरिस में और रीजनल हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। नोट कर लीजिएगा। 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन विभाग तथा सिक्किम आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से दिया गया है। 2022 का सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस के नाम पर दिया जाता है और ये 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर दिया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को ये दिया जाता है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इस बार किसको दिया गया है? गुजरात के आपदा प्रबंधन विभाग और सिक्किम के आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से दिया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के दिन प्रदान किया जाता है। यही देखिए आपदा प्रबंधन विभाग की मीटिंग हो रही है, उसका चित्र मैंने डाला है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेताजी पुरस्कार। एक और पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस के नाम से, नेताजी पुरस्कार 2022 जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया है। यह भी 23 जनवरी को दिया गया। 23 जनवरी को नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया। देखिए शिंजो अबे का चित्र है, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। अगला है असम वैभव पुरस्कार। यह असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, उसके बाद पद्मश्री हो गया। ये क्या है? ये है भारत सरकार के 5 नागरिक सम्मान, 4 नागरिक सम्मान। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है भारत सरकार का? भारत रत्न। उसके बाद कौन है सेकंड नंबर का? पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। उसी प्रकार अभी हाल ही में असम सरकार ने भी केंद्र सरकार के नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तर्ज पर अपने राज्य में भी नागरिक पुरस्कार देने की घोषणा की है।
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हाल में किया गया है। पूछा जाए भारत का पहला राज्य जो केंद्र के तर्ज पर अपने राज्य में नागरिक पुरस्कार देगा, वो कौन सा राज्य है? असम। तो असम में सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होगा असम वैभव सम्मान होगा। असम वैभव, जैसे वहां भारत रत्न केंद्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, उसी प्रकार असम का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मान होगा। मैंने असम सरकार का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड असम वैभव अवार्ड होगा। इस वर्ष रतन टाटा को दिया गया है। किसको दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। यही रतन टाटा है, इनको इस बार पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार मिला है। आगे आते हैं। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, ये भी याद कर लीजिए। और जगदीश मुखी वहां के राज्यपाल हैं। ये असम का मैप दिया गया है, देख लीजिए। ये पूरा असम का मैप है। असम की राजधानी का है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का ये जो कर्बी अंगलोंग जिला है, असम का देखो ये जिला है कर्बी अंगलोंग, जहाँ कर्बी अंगलोंग जनजाति के लोग रहते हैं। और कर्बी अंगलोंग जो जिला है असम का, वहां हाल ही में गृह मंत्रालय ने उनके साथ समझौता किया है। ये बातें हम आगे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर है। स्वीडिश रक्षा कंपनी, स्वीडन की जो रक्षा कंपनी है उसका नाम है साब। इसने भारतीय जो सशस्त्र बल है उसे एकल शॉट एंटी आर्म हथियार की आपूर्ति के लिए चुना है। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब है, पहले याद कर लीजिए। स्वीडन की रक्षा कंपनी साब है, उसने एकल शॉट एंटी आर्म हथियार की आपूर्ति के लिए भारत के सशस्त्र बल को चुन लिया है। अब देखिए सामने साब का पिक दे दिया मैंने, ये साब है, स्वीडन की रक्षा एजेंसी साब है, जिसने क्या किया, भारत के सशस्त्र बल को एकल शॉट एंटी आर्म हथियार को सप्लाई करने का लाइसेंस प्रदान किया है। अगला करंट है। जियो प्लेटफॉर्म ने 6G अनुसंधान के लिए, जियो ने हाल ही में 6G अनुसंधान के लिए फिनलैंड के आलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। फिनलैंड के आलू विश्वविद्यालय के साथ क्वेश्चन आ जाए कि जियो प्लेटफॉर्म ने 6G पर अनुसंधान करने के लिए, 6G मतलब तो 5G चल रहा है ना, 6G पर रिसर्च करने के लिए फिनलैंड के आलू विश्वविद्यालय से समझौता किया है। फिनलैंड की राजधानी यही बताया मैं, हेलेंस्की। और फिनलैंड को 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। क्लियर? फिनलैंड को 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड सबसे ज्यादा एसिड रेन से प्रभावित देश है। देखिए 6G तकनीक के ऊपर अभी जियो का क्या चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। और उसने भी आलू विश्वविद्यालय फिनलैंड से समझौता किया, हाथ मिलाया। देखिए हाथ मिला लिया उसने। तो एक बार देख लीजिएगा जाकर के आप लोग। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोकल हैंडीक्राफ्ट के प्रचार के लिए तथा आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए अपना कांगड़ा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है अपना कांगड़ा नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोकल हैंडीक्राफ्ट, किसके लिए भैया? लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो लोकल लोग हैं हाथ से जो बनाते हैं सामान, उसका प्रचार करने के लिए तथा आने वाले पर्यटकों को असुविधा न हो, उनको सुविधा हो, इसलिए अपना कांगड़ा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटक अगर हिमाचल प्रदेश आए तो उन्हें बेगाना सा हिमाचल न लगे, बल्कि हिमाचल अपना सा लगे। और जब वो आए तो लोकल लेवल पे जो हैंडीक्राफ्ट है उसको भी वो खरीद के जाए, ताकि लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिल सके। इसके लिए अपना कांगड़ा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ये पूरा हिमाचल प्रदेश का मैप है। ये हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ कांगड़ा वाली माता है। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक स्थल 3 है, एक कांगड़ा वाली माता, दूसरा ज्वाला जी और तीसरा मणि महेश। ये 3 है हिमाचल प्रदेश के फेमस प्लेस। इधर कुल्लू है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आप इधर आएंगे तो ये चंबा है। चंबा जो है हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं, चंबा को हिमाचल प्रदेश का या भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्लियर है? ये जो है शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला के जस्ट बगल में सोलन है। क्लियर है? तो ये बात, शिमला के बगल में सोलन है, शिमला पूरा जिला भी है। क्लियर है? तो ये सब हिमाचल प्रदेश, यही कांगड़ा जिला है जिसके नाम पर अपना कांगड़ा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, हिमाचल का मैप आप देख ही लिए। ये पूरा हिमाचल प्रदेश का मैप है। शिमला साउथ में ही पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट अफेयर पर बढ़ते हैं हम लोग। भारत की पहली पैरा ओलंपिक बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में खोला गया है। भारत की पहली पैरा ओलंपिक बैडमिंटन कंपनी कहाँ खोला? बैडमिंटन एकेडमी भारत का पहला है ये। पैरा ओलंपिक मतलब विकलांगों के लिए, जो विकलांग या दिव्यांग के लिए जो ओलंपिक होता है उसी को बोलते हैं पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक एकेडमी भारत का पहला खोला गया लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यही देखिए पैरा ओलंपिक एकेडमी का चित्र मैंने आपको दिखा दिया। ये बैडमिंटन एकेडमी है जो कहाँ खोला गया है? लखनऊ में खोला गया। देश का पहला एकेडमी है बैडमिंटन के ऊपर पैरा ओलंपिक का। आगे आते हैं। अगला जो करंट है, हाल ही का करंट है। प्लांट बेस्ड कंपनी गुड डॉट का नाम आपने सुना होगा। गुड डॉट हमेशा चर्चा में रहता है। आपके हेल्थ कॉन्शियस के लिए ये जाना जाता है। आपके हेल्थ में आपको क्या खाना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए,
ये कंपनी आपको गाइड करती है, इसी को बोलते हैं कंपनी, गुड डॉट बोलते हैं इसको। गुड डॉट कंपनी है जो आपको गाइड करती है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको किस तरह से हेल्दी होना चाहिए, कैसे आप फिट रहेंगे, कैसे बीमारियों से बचेंगे, ये गुड डॉट कंपनी प्रचार करती है। इस प्लांट बेस्ड कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा ने देश का सम्मान मान सर क्या बोलते हैं उसको, आसमान पर पहुंचा दिया तब जब टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है, इन्होंने एक बड़ा नया रिकॉर्ड भी कायम किया इस भाला को फेंक कर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला करेंट। 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस का मैंने फोटो भी आपके लिए लगा दिया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और 24 जनवरी को ही मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 24 जनवरी को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और भारत में 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और 24 जनवरी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो सेशन के साथ लगातार सबको जोड़ते रहें, सेशन के साथ सबको जोड़ते रहें, सेशन के साथ लगातार सबको जोड़ते रहें। सेशन मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दें, जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं सबको सेशन शेयर कर दें, सबको सेशन शेयर कर दें। बेहतरीन करंट होने वाला है, सबको सेशन शेयर कर दें। हर एक ग्रुप में, हर एक चैनल पर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह सेशन को लगा दें ताकि अधिकतम लोग इससे जुड़ सके, मैक्सिमम लोग जुड़ सके। कम से कम 1000, 2000, 3000 लोग लाइव में इसको देख सके। लाइव देखने का एक अलग मतलब है, रिकॉर्ड वीडियो देखने का मतलब अलग है। तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दें ताकि अधिकतम लोग जुड़ सके, इसका फायदा ले सके। अगला करंट है जर्मनी के राजदूत, जर्मनी के भारत में राजदूत वॉल्टर लिंडनर ने यह बयान दिया है कि अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को हर मोर्चे पर जवाब देना है तो इसमें भारत का सहयोग लेना आवश्यक होगा। अभी वर्तमान में जर्मनी की तरफ से भारत में राजदूत कौन है? वॉल्टर लिंडनर, इनका नाम याद कर लीजिएगा, वॉल्टर लिंडनर। ये जर्मनी के भारत में राजदूत हैं। इन्होंने बयान दिया है अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाहते हैं कि चीन को हर मोर्चे पर जवाब दें तो आपको भारत का सहयोग लेना ही पड़ेगा। ये इन्होंने भी दिया है बयान, इसलिए चर्चा में। देखिए वॉल्टर लिंडर का चित्र है, काफी स्टाइलिश व्यक्ति हैं, काफी स्टाइलिश है इनका। आप देखेंगे जाकर के इंटरनेट पे इनका चित्र देखेंगे तो काफी स्टाइलिश व्यक्ति हैं और काफी हेल्थ कॉन्शियस हैं, योगा करते हुए इनका चित्र काफी मिलता है। तो ये जो वॉल्टर लिंडर हैं वो काफी विद्वान व्यक्ति। इन्होंने कहा है कि भाई चीन का अगर जवाब देना है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में तो इंडिया के बिना आप नहीं जवाब दे सकते, इंडिया को साथ लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं अगला करंट अफेयर। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के बीटिंग रिट्रीट परेड में, इस बार के गणतंत्र दिवस के बीटिंग रिट्रीट परेड में 26 संगीत धुनों को शामिल किया गया है। 26 संगीत धुनों को शामिल किया गया है। उसमें पहली बार ऐ मेरे वतन के लोगों को भी शामिल किया गया है। 26 जनवरी के बीटिंग रिट्रीट में परेड में 26 धुनों को शामिल किया गया। पहले तो ये करंट याद रखिए, उसमें ऐ मेरे वतन के लोगों को इस बार जगह मिला है इन 26 धुनों में। देखिए यही बीटिंग रिट्रीट परेड का साइज, देखिए बीटिंग रिट्रीट परेड का मैंने आपको चित्र डाला है, कितना खूबसूरत सा चित्र है। ये हमारा सामने में राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, यह आपका लोकसभा संसद भवन है, इस साइड में संसद भवन। इधर आएंगे तो आपको मिलेगा सामने में राष्ट्रपति भवन और सामने से निकल के आएंगे इधर, ये आपको मिलेगा इंडिया गेट। चलते जाइए आगे तो आपको कुछ दूरी पर इंडिया गेट मिलेगा, आपको सामने ही राष्ट्रपति भवन। और इधर सामने का जो देख रहे हैं गुंबदनुमा, यही राष्ट्रपति भवन, इसके जस्ट अपोजिट सामने में देखिएगा इंडिया गेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह की झांकी में इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया है। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह की झांकी इस बार के गणतंत्र दिवस में शामिल किया गया। आप जानते हैं कि भारत में होने वाले अंतिम विद्रोह में नौ सैनिक विद्रोह ही था, आजादी के जस्ट पहले। और पूछा जाए भारत में अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला अंतिम विद्रोह, ये नौ सैनिक विद्रोह था। आज से 76 वर्ष पहले 18 फरवरी, वो 18 फरवरी की ही तारीख थी जब रॉयल इंडियन नेवी के 9 सैनिकों ने तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी थी। 76 वर्ष पहले 1946 में 18 फरवरी की ही तारीख थी 1946 में जब रॉयल इंडियन नेवी ने क्या कर दिया था? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था कराची और बंबई में। कहां विद्रोह हुआ था? कराची और बंबई में। देखिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह का आपको सीन बता दिया। ये था आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत जिस पर इन सैनिकों ने विद्रोह किया था, उस जहाज का नाम था आईएनएस राजपूत। 1946 में ब्रिटिश सरकार की रॉयल इंडियन नेवी ने
कराची और मुंबई में विद्रोह कर दिया था। इस झांकी में आईएनएस विक्रांत, आईएनएस शिवालिक और P-75 को भी, पनडुब्बी को भी प्रदर्शित किया गया है। देखिए भारतीय नौसेना की इस बार की जो झांकी है, इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में इंडियन नेवी की जो झांकी है उसका मैंने चित्र प्रदर्शित किया आपके सामने। ये इंडियन नेवी की झांकी का चित्र है जो शामिल किया गया है। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस शिवालिक और P-75 को भी शामिल किया गया है। और नौसैनिक विद्रोह जो 1946 में हुआ था, नोट कर लीजिए कहां हुआ था, कराची और मुंबई में, उसको भी प्रदर्शित किया है। ध्यान से देख लीजिए। अगले करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिका में राष्ट्रपति भवन, व्हाइट हाउस के सेना कार्यालय के निदेशक, निदेशक मतलब डायरेक्टर, भारतीय मूल के माजू वर्गीज ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के व्हाइट हाउस के सेना कार्यालय में निदेशक थे, भारतीय मूल के थे, माजू वर्गीज, केरल के रहने वाले थे भारत में और अमेरिका के वर्तमान में है। ये सेना कार्यालय के निदेशक थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये सामने इनका चित्र आप देख रहे हैं, माजू वर्गीज है। और ये जो बाइडेन जो वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन, देखिए दोनों के बीच कितना दोस्ताना रिलेशन है। इन्होंने इस्तीफा दिया है। वो इस्तीफा देते देते बयान जारी किया है कि व्हाइट हाउस का जो अनुभव रहा काफी लाजवाब, काफी खुशनुमा रहा। यह अनुभव मैं उन्होंने शेयर किया कि बहुत बेहतरीन अनुभव रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं इस पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूं, इन्होंने बोला है। आगे आइए। कराची विश्व का तीसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर बन गया है। यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। कराची विश्व का तीसरा सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गया है। ये पाकिस्तान के किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में। देखिए सामने पाकिस्तान का मैप आपके सामने आ गया। ये पाकिस्तान का सिंध है, ये पाकिस्तान का सिंध है भाई, देख लो, ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, देख लीजिए। इसी के कॉर्नर में यहाँ देख रहे होंगे आप कराची है। इसी के कॉर्नर में यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं ना, कराची है। और यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है, ये देख रहे हैं ना, बलूचिस्तान है। पाकिस्तान में देखिए कौन कौन से राज्य हैं। इधर एक राज्य है नॉर्थ अरेकस, इसके बाद इधर देखेंगे आप तो यहाँ पर पंजाब राज्य है वहाँ का, जिसकी राजधानी लाहौर है। फिर यहाँ सिंध है, कराची, और यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है जहाँ पर चीन अपना बंदरगाह बना रहा है। चीन हाल ही में घोषणा किया है कि अपनी आर्मी का बेस भी यहाँ बनाएगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और यह हमारा कराची है। कराची विश्व के तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, नोट कर लीजिएगा आप। कराची सिंध प्रांत में है। कहते हैं कि यहीं पर सिंधु नदी आके गिरती है। सिंधु नदी, इंडस रिवर, अरब सागर में कराची के पास ही गिरती है। आगे आते हैं नेक्स्ट। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के शोधकर्ता, एक ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, भारतीय मूल के शोधकर्ता हैं, डॉक्टर श्रीराम सुब्रमण्यम। इन्होंने दुनिया की पहली स्पाइक प्रोटीन की आणविक संरचना को तैयार किया है जो कोरोना वायरस के इलाज में काम आएगा। अभी कोरोना वायरस काफी चर्चा में है, अभी लगातार ओमिक्रॉन अपना प्रकोप दिखा रहा था। अभी सुन रहा एक नया वेरिएंट खोजा गया है, एक नया वेरिएंट की खोज हुई अफ्रीका में। सुन रहा को 2-3 में से 1 लोगों की जान ले रहा है। अभी नया वेरिएंट अफ्रीका में फिर से तहलका मचा रखा है। पता नहीं भगवान कब इस धरती को मुक्ति देंगे कोरोना से। तो ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, वहां भारतीय मूल के शोधकर्ता है डॉक्टर श्रीराम सुब्रमण्यम। उन्होंने स्पाइक प्रोटीन की आणविक संरचना को तैयार किया जो कोरोना वायरस के इलाज में काम आएगा। यही है भैया श्रीराम सुब्रमण्यम, जिन्होंने इस स्पाइक प्रोटीन की आणविक संरचना की खोज की है। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट की ओर आते हैं। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, आप नीचे फोटो इनका देख रहे होंगे, एंटोनियो गुतेरेस है ये। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मसला शांतिपूर्ण मानवाधिकार को ध्यान में रखकर सुलझाने का सलाह दिया है। हाल ही में इनका बयान आया है। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। इन्होंने हाल ही में बयान दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दा है, कश्मीर का मामला है, वो शांतिपूर्ण तरीके से और मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट को ध्यान में रखकर सुलझाया जाना चाहिए। ये एंटोनियो गुतेरेस, इनका नाम याद करिएगा, वर्तमान में महासचिव है यूएनओ के। नेक्स्ट आते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। झारखंड के डलमा अभ्यारण्य, पहले तो याद कर लो झारखंड में डलमा अभ्यारण्य कहाँ है? डलमा अभ्यारण्य कहाँ है भाई? तो झारखंड में है। डलमा अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। क्लियर है? ये यहाँ लाल गिलहरी मिलता है, यहाँ लाल गिलहरी पाया जाता है। यह गिलहरी अर्जुन के पेड़ पर ज्यादा मिलता है। यह गिलहरी ज्यादा कहाँ मिलता है भाई? अर्जुन के पेड़ पर। लाल गिलहरी आपने देखा होगा अपने यहाँ, व्हाइट कलर का गिलहरी देखा होगा, उसमें ब्लैक कलर की धारी आपने देखा होगा। ये गिलहरी हमारे यहाँ मिलता है, बिहार में, यूपी में गिलहरी देखने को मिलता है, लेकिन डलमा अभ्यारण्य में मिलता है लाल गिलहरी। क्लियर है? उसे हाल ही में इसकी संख्या काफी बढ़ गई है। गिलहरी अर्जुन के पेड़ पर ज्यादा मिलता है। देखिए लाल गिलहरी का मैंने पिक भी डाल दिया है। ये लाल गिलहरी जो पाया जाता है अर्जुन के वृक्ष पर, अर्जुन का वृक्ष है जिस पर ये गिलहरी ज्यादा मात्रा में मिलता है। इनकी संख्या हाल ही में काफी बढ़ गया है। कहाँ बढ़ गया है? डलमा अभ्यारण्य में। नोट कर लीजिए। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अभी हाल ही में 48 करोड़ की लागत से निर्मित गुजरात के राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। 48 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है गुजरात के राजकोट ब्रिज। जल्दी से सब लोग उत्तर दीजिए, सब लोग आंसर कीजिए।
सभी लोग आंसर करिए, कैसा लग रहा है सेशन बता दीजिए। बेहतरीन करंट, अच्छा करंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेलीग्राम पर ये चला जाएगा, टेलीग्राम पर। चलिए सभी लोग को धन्यवाद। सभी लोग से प्लीज, हाँ जी, कल वाला भी करंट आपको टेलीग्राम पे चला जाएगा, और आज वाला करंट का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज रात तक आपको टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। करंट का सेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग को मुख्य रूप से फोकस किया गया है। बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को फोकस करके करंट अफेयर बनाया गया है। इससे बाहर करंट नहीं जाएगा। एक वर्ष का करंट अफेयर मेरा टारगेट है, पिछले जनवरी से लेकर इस फरवरी तक का करंट अफेयर तत्काल करा देना। इस फरवरी तक का करंट अफेयर आपके लिए कराता रहूंगा। लगातार अंत तक जुड़े रहें, अंत तक जुड़े रहें। मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दें, सेशन को अधिकतम शेयर कर दें, सेशन के साथ लगातार जुड़े रहें। सबको सबको सबके लिए सेशन है बीपीएससी 67, सीडीपीओ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 12 जून। हमारा टारगेट है बीपीएससी अप्रैल और जून महीने में, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये दोनों मेरा टारगेट है। बीपीएससी और यूपीपीसीएस देने वाले सारे बच्चे एकदम बना लो मिशन एसडीएम, मिशन डीएसपी, और यूपीएससी वाले मिशन आईएएस का सपना करो। आईएएस से नीचे कुछ नहीं लेना है, आईएएस आईपीएस के नीचे कुछ नहीं लेना है, ये लेकर चलना है। पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि भैया 5 जून और 12 जून को होने वाला, 5 जून को आईएएस और 12 जून को होने वाला यूपीपीसीएस, सब में करंट अफेयर तोड़ के रख देना है भैया, तोड़ फोड़ कर देना है करंट का। बीपीएससी में भी करंट तोड़ फोड़ कर देना है, कहीं से कुछ छूटेगा नहीं। बजट आएगा तो मैं बजट सेशन स्पेशल लाऊंगा, बजट स्पेशल सेशन भी लेकर आऊंगा। तो भैया लगातार सेशन को शेयर कर दें अपने सारे मित्रों के पास, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं जो तैयारी करते हैं, कोई छूट न जाए। एक भी व्यक्ति छूट न जाए, एक भी व्यक्ति छूट न जाए, हमारा नारा है। ये नारा पूरा होगा आपके सहमति से, आपके सहयोग से। 1000 व्यू लगातार चलेगा आपकी सहमति से। तो व्यू बढ़ाना आपका काम है, जितना ज्यादा व्यू बढ़ेगा हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर काम करके आएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा व्यू बढ़ेगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती चली जाएगी और बेहतरीन काम होता जाएगा। तो सेशन को अधिकतम चैनल पे शेयर कर दें। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप अपने फेसबुक अकाउंट पर भी इसे कॉपी करके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। तो शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लगातार जुड़े रहिए। तो चलो भैया, 48 करोड़ की लागत से निर्मित गुजरात के राजकोट में, गुजरात में एक जगह है राजकोट, राजकोट के अंडर ब्रिज के नाम से नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। अभी गुजरात का एक अंडर ब्रिज है राजकोट में, जनरल बिपिन रावत शहीद हो गए, इनके सम्मान में वहां के अंडर ब्रिज का नाम रखा गया है बिपिन रावत के नाम पर। राजकोट काठियावाड़ में पड़ता है, अहमदाबाद के आसपास ही, अहमदाबाद के पास ही। अहमदाबाद से थोड़ा नॉर्थ जाएंगे, वो थोड़ा उत्तर जाएंगे तो वही राजकोट है, और राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम रखा गया है भाई, क्या रखा गया है? बिपिन रावत के नाम पर। चलिए, भारतीय सेना ने अभी हाल ही, अगला करंट पर बढ़ते हम लोग। भारतीय सेना ने हाल ही में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निगरानी के लिए मुंबई की कंपनी आइडिया फोर्ज से स्विस ड्रोन 1.0 के हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट खरीदने का समझौता किया है। आप जानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक होता है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एक होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उस पर निगरानी के लिए मुंबई की कंपनी है आइडिया फोर्ज, उसके साथ भारतीय सेना ने समझौता किया है। और आइडिया फोर्ज क्या बनाती है? ड्रोन बनाती है। वहां एक ड्रोन है जिसका नाम है स्विस ड्रोन 1.0, इसका एक वर्जन है हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट। इसी को खरीदने के लिए एक समझौता किया भारतीय सेना ने। अब इस ड्रोन की मदद से क्या किया जाएगा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को निगरानी रखी जाएगी। देखिए यही ड्रोन है जिसको मैंने चर्चा किया है, स्विस ड्रोन 1.0 हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट। देखिए काफी ऊंचाई तक जाकर के ये सीमा की निगरानी कर सकता है, पहाड़ों के पार जाकर ये बाउंड्री को देख सकता है। इसी ड्रोन का समझौता हुआ है अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कश्मीर में जो है उसकी निगरानी के लिए। ये ड्रोन का नाम याद कर लीजिएगा, ये ड्रोन का चित्र मैंने दे दिया ताकि आपको दिक्कत न हो समझने में। यही हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने में सक्षम है। नेक्स्ट आइए, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब 15% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस में अब 15% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। यदि 100 सीट है तो 15 सीट महिलाओं के लिए होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है। जम्मू कश्मीर में सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर यह निर्णय लिया गया कि अब जम्मू कश्मीर के पुलिस में 15% आरक्षण होगा महिलाओं का। बिहार में तो 35% है। बिहार में तो प्रत्येक नौकरी में, सिपाही से लेकर के
डीएसपी तक और क्लर्क से लेकर के एसडीएम तक, जो भी फॉर्म आप भरिए, बीपीएससी से लेकर एसएससी तक, सारे एग्जाम में 35% महिलाओं का आरक्षण है। बहुत बड़ा दिल है बिहार सरकार का। इसके बाद अब इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की बात करें बिहार में, तो वहां 33% आरक्षण हाल ही में मिला है सरकार के द्वारा। तो बिहार में और पंचायत में 50% आरक्षण है। जितनी छूट पूरे भारत में किसी भी राज्य में जाइए, महिलाओं को जितना आरक्षण बिहार में है उतना किसी भी राज्य में है नहीं है। अतः महिलाएं, खासकर बालिकाएं, बच्चियों, जितने भी लोग जुड़े हैं चैनल से, खासकर गर्ल्स जितने भी जुड़े हैं, उनके लिए बेहतर ऑफर है बिहार में। अगर यहाँ आप नौकरी नहीं ले पाए, अगर बिहार में लड़की पढ़ाई करके नौकरी नहीं ले पाई तो फिर कहीं नौकरी नहीं ले पाएगी वो। इसलिए भैया लड़कियों 35% छूट मिला है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार स्टार लगाना है, कंधे पर 3 स्टार आपका दिखना चाहिए। अगर आप डीएसपी बनने का सपना देख रहे हैं तो, यदि आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपको गाड़ी में देखना चाहता हूं मैं चाहता हूं गर्ल्स, अब गर्ल्स पावर वुमेन्स पावर के रूप में बदल जाए और देश के आगे आने वाली जो पीढ़ी है, लड़कियों की पीढ़ी, उसको मोटिवेट करे। हमारी ये इच्छा है। बिहार की बेटियों, आप याद रखो, आप ही आगे के भविष्य के क्या है, किंग मेकर हैं, किंग है, किंग मेकर नहीं, किंग है आप भविष्य के। और आप इस देश की सेवा करने वाले हैं। आपके कंधों पर देश का भविष्य है। हमारा महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है। तो 15% महिलाओं को जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिला है और बिहार में ज्यादा आरक्षण, इसका आप लोग लाभ उठाइए। एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप को दे दी गई जाएगी। टाटा ग्रुप ने 1800 करोड़ रुपए में बोली के साथ एयर इंडिया को अधिग्रहित कर लिया है। एयर इंडिया किसको मिलेगा भैया? टाटा ग्रुप को मिल गया। मिलेगा क्या? मिल गया एयर इंडिया। पहले बता दूं कि भारत का पहला एयरलाइंस भी टाटा के पास था, जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस। शुरुआत में पूछा जब भारत में पहला एयरलाइंस कौन था, तो टाटा एयरलाइंस। उसको नेशनलाइज किया गया, उसको राष्ट्रीयकृत किया गया। उसके बाद उसका नाम पड़ गया इंडियन एयरलाइंस। उसी का नाम बाद में कर दिया गया एयर इंडिया। तभी वर्तमान में एयर इंडिया बहुत दिनों से घाटे में चल रही थी, कोई इसको खरीदने को तैयार नहीं था। अंत में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा है। वैसे भी टाटा का इतिहास रहा है, टाटा हमेशा डूबती हुई नाव पर पैर रखती है और उसको सितारा बना देती है। ये टाटा का इतिहास रहा है। कभी भी उसने चलती हुई कंपनी को नहीं खरीदा, डूबती हुई कंपनी को खरीद कर उसने स्टार बना दिया। अगर किसी के पास डूबते हुए को निकालने का अनुभव है, बचाने का अनुभव है, तो टाटा के पास है। तो एयर इंडिया को उगाने के लिए, स्टार की तरह चमकाने के लिए टाटा ग्रुप ने इसको अधिग्रहित कर लिया है 18,000 करोड़ रुपए में। ये देखिए एयर इंडिया का चित्र मैंने दे दिया, बहुत खूबसूरत सा चित्र है एयर इंडिया का, देख लीजिए आप। ये विमान एयर इंडिया का है, इसको ले लिया है टाटा ग्रुप ने अब इसको बेहतर करने के लिए। आप जानते हैं कि जितने भी प्लेन से आप देखें तो, घाटा की बात क्या करूं, आप जितने भी फ्लाइट में सफर किए होंगे, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट, हमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सुकून भरा सफर एयर इंडिया का ही होता है। भले ही घाटा में है, लेकिन सुकून भरा सफर अगर कोई देता है तो एयर इंडिया देता है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निवासी और विकीलीक्स के संस्थापक, ये करंट अफेयर है भाई। ऑस्ट्रेलिया के निवासी और विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज हैं। इन्होंने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में, असांजे का ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के प्रत्यर्पण के विरोध में अपील को स्वीकार कर लिया है। एक्चुअली विकीलीक्स आज से करीब 6-7 साल पहले अमेरिका में जितने भी बातचीत हुए थे, अमेरिका के राजनीतिक लोगों के द्वारा, अमेरिका के पॉलिटिशियंस के द्वारा जितना भी बातचीत किया गया था, उन सभी बातचीत को गोपनीय रखा जाता है। किसी को पता नहीं चलता अमेरिका पाकिस्तान में जाकर क्या बात किया, भारत में आकर अमेरिका ने क्या बात किया। अमेरिका के बारे में तो पता ही आपको, अमेरिका क्या है सबको पता है, बड़ी पावरफुल कंट्री है, इसलिए उसके साथ लोग दोस्ती करते हैं। लेकिन उसकी चरित्र तो सबको पता है अमेरिका की। अमेरिका भारत में आकर कुछ और बोलता है और पाकिस्तान में जाकर कुछ और बोलता है। पता नहीं अब की स्थिति क्या है, लेकिन वैसा था पिछले, जो ट्रंप से पहले की स्थिति वही थी। इंडिया में कुछ और बोलते थे आकर, पाकिस्तान को आतंकवाद कंट्रोल करना चाहिए, और पाकिस्तान में जाकर बोलते थे कि भारत को तंग करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दुरंगी बातें होती थी, सब बात लीक कर दिया। इस आदमी ने क्या किया, इसने अपनी टेक्नोलॉजी से सारा सिस्टम ही हैक कर लिया। ऐसा हैक किया कि पूरी की पूरी बात सामने आ गई। इनका नाम है जूलियन असांजे, विकीलीक्स नाम है इनका, लीक करने वाला व्यक्ति है। नाम, कंपनी का नाम भी क्या, लिक्स, विकीलीक्स। अभी बेचारे जैसे अमेरिका के सारा डाटा लीक किए, अमेरिका इनको पीछे पड़ गया कि मारो इसको, हमारा डाटा कैसे लीक कर दिया, सारा अंदर की बातें बता दिया सब कोई। अब क्या किया गया, इनको अमेरिका पीछे पड़ गया। अंत में बेचारे भाग के ब्रिटेन गए। ब्रिटेन में एक इक्वेडोर है, ब्रिटेन में इक्वेडोर का दूतावास, इक्वेडोर तो वैसे साउथ अमेरिका में है, लेकिन ब्रिटेन में, लंदन में इक्वेडोर का जो दूतावास है, उसमें इनको शरण मिला। उसमें ये छुपे हुए थे अभी तक, और अमेरिका बार बार कह रहा था कि इसको प्रत्यर्पण करना है, अपने यहाँ ले आना है, ले आके इसको फांसी दे देना है। सारा बात हमारा ये लीक कर दिया है। ये बेचारा डर के मारे छुपा हुआ है इक्वेडोर के दूतावास में। और इंग्लैंड जो है वो दोस्त है अमेरिका का, इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट में बेचारा कोशिश कर रहा था कि मेरा अपील भी स्वीकार किया जाए। अरे मैंने क्या गलती की,
सच का उजागर किया है। इसमें अमेरिका हमको अपने यहाँ क्यों बुला रहा है, हम अमेरिका नहीं जाएंगे, हमारा भी अपील स्वीकार करो। अभी तक स्वीकार नहीं हुआ था, लेकिन अब ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपकी अपील सुनी जाएगी, आप क्या कहना चाहते हैं। ये जुलियन असांज हैं। इसी तरह का एक और बहादुर व्यक्ति आया, स्नोडन, उसका नाम था स्नोडन। उसने भी सारा दुनिया का डाटा लीक कर दिया, और उसका भाग्य ठीक था, वो रूस में जाकर शरण ले लिया, और रूस उसको शरण दे दिया। अमेरिका के खिलाफ जो भी कोई काम करेगा उसको कौन शरण देगा, रूस। और अमेरिका की इतनी औकात नहीं कि रूस से किसी व्यक्ति को मंगवा ले अपने यहाँ। तो स्नोडन साहब यही काम किए थे। एक और नाम ऐसा ही आता है, एडवर्ड स्नोडन। उन्होंने भी लीक किया डाटा इनके बाद, तो उनको वो तो शरण लिए हुए, कहा रूस में अपना शरण लिए हुए। तो दोनों नाम याद रखिए, स्नोडन भी याद रखिए, इनका भी नाम याद रखिए। अब इनका अपील स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, जर्मनी के नौसेना प्रमुख हैं, थे अभी तो रिजाइन कर दिया इन्होंने। इनका नाम है वाइस एडमिरल सोनबैच। जर्मनी के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल सोनबैच ने भारत में एक भारत के समारोह में भाग लेने आए थे। उसमें रूस का यूक्रेन पर कार्रवाई को इन्होंने गलत बताया। रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है, उन्होंने कहा गलत है। एक्चुअली जर्मनी और रूस के बीच दोस्ती होती है, क्योंकि जर्मनी भी एक समय में साम्यवादी रहा है। जर्मनी भी कम्युनिस्ट रहा है एक समय में, पूरा का पूरा देश साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट रहा है। इस नाते रूस और जर्मनी का काफी दोस्ती है। रूस और जर्मनी क्या है, काफी दोस्त है दोनों। जर्मनी के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल सोनबैच वहीं के क्या है भाई, जर्मनी के नौसैनिक चीफ है, नेवी चीफ है। उन्होंने बयान दे दिया दोस्त के खिलाफ। रूस ने जो यूक्रेन पर कार्रवाई किया है वो कार्रवाई ठीक नहीं है। लीजिए ना भाई, अब हमारी दोस्ती है, मेरे दोस्त के खिलाफ बोलिएगा। अंत में उनको इसी कारण से अपने पद से क्या करना पड़ा, सोनबैच साहब को इस्तीफा देना पड़ा। यही देखिए सोनबैच है, इन्होंने अपने ही सरकार के एजेंडे के खिलाफ रूस का क्रिटिसिज्म कर दिया। भाई यूक्रेन में जो आप कर रहे हैं, जो सेना इकट्ठा कर रहे हैं आसपास, वो ठीक बात नहीं है। इसलिए इनको क्या करना पड़ा, अपने पद से रिजाइन करना पड़ा है। आगे आइए अगला करंट अफेयर। आईसीसी की 2021 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को चुना गया है। आईसीसी की विश्व की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया है, स्मृति मंधाना को चुना गया है। स्मृति मंधाना 2018 में भी आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बनी थी। देखो भाई स्मृति मंधाना, देखो हम लोग एक करंट के साथ कई करंट पढ़ रहे हैं, एक करंट के साथ हम लोग कई प्रकार के जीके पढ़ रहे हैं। इसी बहाने जान गए कि जर्मनी एक साम्यवादी देश था, कम्युनिस्ट कंट्री था। आईसीसी की 2021 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई स्मृति मंधाना। इनको यह पुरस्कार 2018 में भी मिला था। 2018 में भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर घोषित हो चुकी हैं। 2 बार बन गई स्मृति मंधाना विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। ये देखिए बीच में जो है यही स्मृति मंधाना है, एक मिताली राज है और एक झूलन गोस्वामी है। इससे पहले 2007 में झूलन गोस्वामी को भी आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया था। हाल ही में आईसीसी के T20 टीम में भी स्मृति मंधाना को जगह मिली है। साथ ही साथ मिताली राज और झूलन गोस्वामी को आईसीसी के वनडे टीम में सदस्य चुना गया है। यानी आईसीसी की जो वनडे टीम चुनी गई है उसमें मिताली राज, झूलन गोस्वामी को लिया गया है, और T20 की जो टीम बनाया गया है उसमें स्मृति मंधाना को चुना गया है। अब विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर भी स्मृति मंधाना को बनाया गया है। 2018 में भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन थी, स्मृति मंधाना थी। उससे पहले 2007 में झूलन गोस्वामी, एक कॉर्नर पे देख रहे हैं आप, झूलन गोस्वामी क्या थी भैया, विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर में शामिल हुई थी वनडे आईसीसी की तरफ से। आईसीसी का हेडक्वार्टर का है, दुबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण राज्यों के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म इसका है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसका चित्र आप लोग देख रहे हैं, फसाई का चित्र है। इसके द्वारा क्या जारी किया गया है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया गया है। इसमें 72 अंकों के साथ गुजरात प्रथम स्थान पे है। 72 अंकों के साथ गुजरात जो है वो पहले स्थान पर है, और बिहार इस सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर है। सबसे अंतिम पायदान पर बिहार है। खाद्य सुरक्षा में बिहार के लोगों को उतना ज्यादा खाद्य सुरक्षा नहीं है। सबसे ज्यादा बढ़िया सुरक्षा का है गुजरात में, और सबसे कम सुरक्षा है बिहार में। ये किसने रिपोर्ट जारी किया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले बच्चे, जानबूझ के मैंने तैयार किया है आपके लिए भी कुछ करंट। उत्तर प्रदेश का इस लिस्ट में कयवां स्थान है, 5वां स्थान है। जितने भी उत्तर प्रदेश वाले लोग हैं सब लोग जुड़ जाइए। बेहतर करंट की ओर हम लोग एक प्रस्थान कर चुके हैं, अब रुकने का नहीं है भैया, झुकने का नहीं।
झुकेगा नहीं, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक झुकेगा नहीं, है ना, काम करके चलना है। अभी रेलवे काफी चर्चा में, वहां से करंट अफेयर है। रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। अब जहां पे पूरा एनटीपीसी को लेकर इतना बवाल हो गया, एनटीपीसी वैकेंसी को लेकर इतना ज्यादा बवाल हो गया, सरकार की जो अदूरदर्शी नीतियां हैं उसकी वजह से इतने बड़े बवाल की ओर लड़के बढ़ गए। मैं लड़कों के साथ हूं, लड़कों ने जो किया, आखिर लड़के करते क्या? विद्यार्थी पढ़ने वाला कभी आंदोलन करता है? अगर वो आंदोलन पर उतारू हुआ है तो कुछ न कुछ तो बात है। जो बच्चा कमरे में बैठ के पढ़ता है, जिसको किताब कॉपी से मतलब है, वो हाथ में पत्थर क्यों उठाएगा? पटना आया है माता पिता के आंखों में सपनों को लेकर, वो क्यों उठाएगा? लखनऊ और इलाहाबाद गया है, दिल्ली गया बच्चा माता पिता के सपनों को लेकर, वो क्यों पत्थर उठा लिया? आखिर कुछ तो मजबूरी रही होगी। कोई हाथ में पत्थर उठा लिया, उसकी मजबूरी रही होगी। तो मैं इस आंदोलन को सपोर्ट करता हूं, लेकिन हिंसक आंदोलन का समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन आंदोलन का समर्थन मैं जरूर करूंगा, क्योंकि जो चीजें हो रही है देश में वो उतना ठीक नहीं जितना ऐसा माना जाता है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की। हालांकि सरकार ने अपनी गलती मान ली है। ऐसा नहीं कि मैं ये बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी सरकार ने भी अपनी गलती मानी। खुद रेल मंत्री ने खुद लाइव आकर बोला है कि हम बच्चों की सारी मांगों को पूरा करेंगे और रिजल्ट देंगे हम, और जो भी बच्चा चाहता है वही करेंगे हम। इसलिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं, इसलिए बच्चे शांति से जाएं और पढ़ाई करते थे पढ़ाई करें। चलिए, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये भी जान जाइए आप, उन्होंने क्या चला है, रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत उन्होंने की है। रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। देखिए, यही है रेल कौशल विकास योजना का पिक। युवा को कुशल बनाना देश को है आगे बढ़ाना, इसका नारा है। इसका नारा है युवा को कुशल बनाना और देश को है आगे बढ़ाना। रेल कौशल विकास योजना का नारा है युवा को कौशल बनाना और क्या करना भैया, देश को आगे बढ़ाना। क्लियर है? आगे आइए, इसके अंतर्गत क्या होगा, इस परियोजना के तहत क्या होना है, तो देख लें। इसके अंतर्गत 3 वर्ष में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 3 वर्ष में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। नोट कर लीजिए। प्रशिक्षण दिया जाएगा किसमें, किसमें प्रशिक्षण, ट्रेनिंग किसमें दी जाएगी? इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीन और फीटर, ये 4 क्षेत्र में आईटीआई के तर्ज पर युवाओं को क्या दिया जाएगा? 3 वर्ष में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कितने घंटे का होगा? 100 घंटे का होगा। इसमें कितने से कितने वर्ष के युवा भाग लेंगे? तो 18 से 35 वर्ष के युवा भाग लेंगे। आप भी चाह सकते हैं तो भाग ले सकते हैं, फॉर्म भराता है इसका। 18 से 35 वर्ष तक के युवा भाग लेंगे। युवाओं को चुना कैसे जाएगा? उनके मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण कौन देगा? तो बनारस लोकोमोटिव वर्क, डीएलडब्ल्यू, डीजल लोकोमोटिव वर्क है बनारस में। बनारस लोकोमोटिव वर्क डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है? बनारस में। उसके द्वारा इन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब प्रशिक्षण हो जाएगा तो सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र कौन देगा? तो प्रमाण पत्र देगा राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान बड़ोदरा। राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान बड़ोदरा के द्वारा क्या किया जाएगा? इन बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इतनी बातें आप याद करिए रेल कौशल विकास योजना से। रेल कौशल विकास योजना, अश्विनी वैष्णव जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। अच्छी बात है, रेलवे की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर रेलवे के द्वारा सर्टिफिकेट मिलेगा तो रेलवे में नौकरी लेना उनके लिए आसान होगा। 50,000 युवा को भी टारगेट लिया गया, 50,000 युवाओं को मिलेगा, बाद में फिर बढ़ाया जाएगा टारगेट। इसी तरह के ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपराध की 68वीं सूची जारी कर दी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, यह गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है और भारत में होने वाले क्राइम का रिकॉर्ड और डाटा जारी करता है। अभी 68वीं रिकॉर्ड जारी किया है इसने। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक चित्र मैंने दिया है आपको। इसने अभी 68th रिपोर्ट जारी किया है। इसके अंतर्गत अपराधों का पंजीकरण, कितने अपराध पंजीकृत हुए हैं 2019 की तुलना में 2020 में? क्या हो गया भैया, अपराध कितने बढ़ गए हैं? 28%। यानी जो अपराध का पंजीकरण होता था, जितने का केस दर्ज होता था उन केस में 2019 की तुलना में 2020 में 28% की वृद्धि हो गई। इसको नोट कर लीजिए। तथा साइबर अपराध में 2019 की तुलना में 2020 में 11.8% की वृद्धि हुई है। इसको दोनों का परसेंटेज नोट कर लीजिए। अपराधों की संख्या टोटल 28% और साइबर अपराध में 11.8% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार की रिपोर्ट भाई जो ये है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इस प्रकार की रिपोर्ट पहली बार 1953 में इसने जारी किया था। नोट कर लीजिए। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 कौन जारी करता है?
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। ये पहली बार 2019 में जारी किया गया था, मतलब इससे पहले जारी नहीं होता था, और ये दूसरी बार 2020 में जारी हुआ। हर साल अब जारी होगा। टाटा ट्रस्ट के द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हर वर्ष जारी होगा। पहली बार 2019 में जारी हुआ था और ये दूसरी बार जारी हुआ 2020 में। अभी शुरुआत ही हुआ है। इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। इस लिस्ट में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कितना जस्टिस मिला, भारत में किस राज्य में कितना न्याय मिला लोगों को, इसके लिए एक रिपोर्ट जारी किया जाएगा टाटा ट्रस्ट के द्वारा। और ये रिपोर्ट में पहला स्थान 2020 में महाराष्ट्र को दिया गया है। वही उत्तर प्रदेश स्पेशल बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का इस लिस्ट में कहवा स्थान है? 18वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के इस लिस्ट और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का इसमें 18वां स्थान है। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान अगला करंट अफेयर है, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का क्या मनाया जा रहा है जी? अमृत महोत्सव। इस महोत्सव के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है सुजलाम अभियान। जिसका नाम है सुजलाम अभियान। 75 वर्ष पूरा हो गया आजादी के, अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान का नाम याद रखिए। इस अभियान का उद्देश्य है, इसके तहत गंदे पानी का प्रबंधन किया जाएगा, गंदे पानी को सही जगह पे क्या किया जाएगा? यूटिलाइज किया जाएगा। और अभी इस अभियान के तहत 100 दिनों तक चलाया जाएगा। इस अभियान को कितने दिन तक चलाया जाएगा? 100 डेज तक चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है देश को ओडीएफ तो हो गया पहले से ही, देश ओडीएफ प्लस बनाना, देश को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिलवाना। ये इस सुजलाम अभियान का उद्देश्य है। देखो सुजलाम अभियान का मैंने चित्र दे दिया है। सुजलाम अभियान किस लिए लाया गया? गंदे पानी का प्रबंधन करने के लिए लाया गया है और पूरे देश को ओडीएफ प्लस घोषित करवाना है। ये कितने दिनों का प्रोग्राम है? 100 दिनों का। किसके द्वारा शुरू किया गया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगले करंट अफेयर को बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का ही नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का नाम ही था। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, जितने भी लोग हैं सेशन के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, सबको शेयर कर दीजिए। इससे बेहतर करंट कभी होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश पीसीएस से लेकर बीपीएससी तक जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, यूपीएससी 5 जून को यूपीएससी होने वाला है, उसका भी टारगेट लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो लगातार यूपीएससी, बीपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस में अधिकारी बनने के सपना देखने वाले लोग, सबको मिलाकर चीजों को चला जा रहा है। लगातार पूरे साल के करंट अफेयर पूरे एनिमेटेड तरीके से फिगर के साथ आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि अधिकतम समय तक आपके दिमाग में उस करंट की छवि बना रहे और आप बेहतर से बेहतर कर सके। तो सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन पर अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दें। सेशन को लाइक बटन दबा दें। लाइक बटन दबाने में 1 सेकंड लगता है। लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो, और बेल आइकन दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन जो भी हो आपको मिलता रहे। तो शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम हो गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। आप जानते हैं नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। इस पॉलिसी के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया था केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है 29 सितंबर 2015 को, है ना। 2021 में पहली बार शुरुआत कब की गई थी? 29 सितंबर 2015 को, यानी कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी शुरुआत 2015 से हुई है। यानी पूरे भारत में कौन कौन से कॉलेज है, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जो अपनी क्वालिटी के लेवल पे सबसे ऊपर है, अक्रम से किसका किसका कौन सा स्थान है, उसके लिए 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क कौन जारी करता है? जरूर याद रखिए, शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय जारी करता है 2021 में। इसके अंतर्गत प्रथम स्थान आईआईटी मद्रास को दिया गया है। फर्स्ट रैंक आईआईटी मद्रास को दिया गया है। दूसरा रैंक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु को दिया गया है। और तीसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे को मिला है। उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर को 5वां मिला है। उत्तर प्रदेश स्पेशल, इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस देने वाले उनके लिए स्पेशली
IIT कानपुर को 5वां स्थान मिला है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर है? 1 to 10 का मैंने जिक्र किया। ये मद्रास है, IIT मद्रास है, जिसको क्या मिला है इस बार इस फ्रेमवर्क में, नेशनल इंस्टीट्यूट NIRF, यहाँ देख रहे होंगे आप, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें IIT मद्रास को क्या मिला है, फर्स्ट रैंक दिया गया है। नोट कर लीजिए, मैंने चित्र में दिखा दिया ताकि आप इसको भूले नहीं, सब कुछ याद हो जाए आप लोगों को। आगे आते हैं, देखिए रैंक में पहली बार अनुसंधान संस्थानों, इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ है भैया, इस बार पहली बार 2021 में पहली बार इसमें अनुसंधान संस्थान को भी शामिल किया गया है, इनको भी अलग से रैंक दिया गया है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। नोट कर लीजिएगा, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। शिक्षा मंत्री का मंत्रालय का पुराना नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्लियर है? इसको नई एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर लाया गया है। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग, हाल ही में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और कॉर्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के बीच समझौता हुआ, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले। गृह मंत्रालय और कॉर्बी आंगलोंग जो संगठन है वो हमेशा वहां आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों का अंजाम देते रहते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि भाई आप लोग हमेशा इस तरीके से उग्रवाद क्यों फैलाते हैं, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आप जो चाहते हैं, आपको जो डिमांड है वो पूरे करेंगे हम, लेकिन आप लोग हथियार छोड़िए और मुख्य धारा में आइए। जैसे गृह मंत्रालय, आप जानते हैं वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री कौन है, नेशनल होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी हैं, उन्होंने कर्बी आंगलोंग के साथ स्वायत्त परिषद के साथ एक समझौता किया है कि भाई आप लोग उग्रवाद का रास्ता छोड़िए और आपकी जो डिमांड से पूरी की जाएगी। ये देखिए कर्बी आंगलोंग का चित्र दिया गया है, यहाँ पर कर्बी आंगलोंग जिला है, असम में एक डिस्ट्रिक्ट है कर्बी आंगलोंग, यहाँ जो रेड कलर का दिखाया है ये असम का कर्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, इसके साथ समझौता हुआ है सरकार का। क्लियर है? ताकि लोग हिंसा छोड़, इस समझौते में क्या किया गया, इस समझौते में क्या किया गया, इसके तहत कर्बी आंगलोंग क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ 5 वर्षों में दिए जाएंगे, 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं कर्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि से संशोधन किया जाएगा। कर्बी आंगलोंग के विकास के लिए 5 वर्षों में कितने रुपए दिए जाएंगे, 1000 करोड़, ताकि वहां के लोग उग्रवाद छोड़ें, मुख्य धारा में आए, तथा राज्य की संचित निधि से कर्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी किया जाएगा तथा कर्बी आंगलोंग क्षेत्र की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगर आपसे पूछे कर्बी आंगलोंग कहाँ है तो क्या आंसर देंगे, असम में है। असम में है भाई कर्बी आंगलोंग, असम के दक्षिणी मध्य इलाके में कर्बी आंगलोंग है। इसकी बाउंड्री मेघालय से लगता है। कर्बी आंगलोंग की जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, असम के कर्बी आंगलोंग क्षेत्र की बाउंड्री मेघालय से भी लग रहा है और इधर त्रिपुरा से भी लग रहा है और इधर मणिपुर से भी लग रहा है और इधर मिजोरम से भी लग रहा है। यानी असम का जो कर्बी आंगलोंग जिला है उसकी बाउंड्री कहां से लग रहा है भाई, कहां से लग रहा है, ये लग रहा है मेघालय से, ये लग रहा है सॉरी त्रिपुरा से, त्रिपुरा का क्षेत्र थोड़ा सा लगता है, ये मिजोरम और मणिपुर से लग रहा है। क्लियर है? इधर भूटान है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। वैसे बता दें कि असम में, असम की राजधानी दिसपुर है और असम में ही डिगबोई है जहां से पहली बार पेट्रोलियम निकाला गया था। डिगबोई, असम में डिगबोई है। यहीं पर नुमालीगढ़ है जहां ऑयल रिफाइनरी है। वैसे बिहार के बरौनी में भी तेल शोधन कारखाना है, बरौनी में खाद कारखाना भी है और उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी ऑयल रिफाइनरी है। तो भैया कर्बी आंगलोंग के सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कर्बी आंगलोंग असम का एक क्षेत्र है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नोट कर लीजिए, आज का करंट हम लोग यहीं तक करेंगे। कैसा लगा करंट, हम लोग टोटल अगर देखा जाए छोटे बड़े करंट मिलाकर तो करीब 50 करंट की चर्चा आपके सामने मैंने किया है। कैसा लगा करंट अफेयर का सेशन, ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। अच्छा लगा, समझ में आया, मजा आया तो आप करंट अफेयर के सेशन को लाइक कर दें, लाइक कर दें, सेशन को लाइक कर दें, सेशन को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और कृपया अधिकतम लोगों तक शेयर कर। जितना शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लोग सेशन को देखेगा, 1000, 2000, 5000, जितना लोग करंट में सेशन को देखेगा उतना बेहतरीन तैयारी, उतनी बेहतरीन करंट के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। और आपकी जिम्मेवारी अधिकतम से अधिकतम लोगों को जोड़ना, जितना जोड़ेंगे उतना बेहतरीन से बेहतरीन और भी काम होते जाएंगे और हम लगातार अब करंट का सेशन, छोटा या बड़ा सेशन, एग्जाम तक चलाते रहेंगे। बस लगातार सेशन से जुड़े रहें, सेशन को शेयर कर दें। कैसा लगा सेशन कमेंट में जरूर बताएं।
सेशन को लाइक भी कर दें। चलो भाई, सेशन को लाइक कर दो और कमेंट जरूर करो कैसा लगा सेशन, और अधिकतम लोगों तक शेयर कर दो। शेयर जरूरी है, मैक्सिमम मित्रों तक, मैक्सिमम ग्रुप में शेयर कर दो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चलिए मित्रों, धन्यवाद। तो रोज 5 बजे, याद रखिए शाम 5 बजे आपके लिए करंट अफेयर का सीरीज मैं लेकर आता रहूंगा। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। शुभकामनाएं, आप जो चाहते हो बन जाए, हमारी पूरी भगवान से प्रार्थना है। मिशन डीएसपी, मिशन एसडीएम, इस बार नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कल शाम 5 बजे इसी वक्त इसी समय।